सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने फैसला सुनाया कि 2004 का पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह और 2006 का ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला अब बदला जाएगा और राज्यों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो एससी और एसटी में वर्गीकरण यानी उपवर्गीकरण सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और क्रिमिनल भी लागू कर सकते हैं। इसका पूरे एससी एसटी समुदाय और आरक्षण व सामाजिक न्याय की वैचारिकी में यकीन रखने वाले लोगों ने मुखर विरोध किया है। अभी तक बड़ी विपक्षी दलों की तरफ से बहुत साफ इस पर कोई स्टैंड सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम नेताओं ने इसका मुखर विरोध किया है। और आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गहरी आपत्तियां दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से स्वीकार नहीं किया है और केंद्र सरकार के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसमें पैरवी अच्छी नहीं की और अब तत्काल अध्यादेश लाकर इस फैसले को रोके, वरना बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करते हैं कि वो मामला क्या है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के विरोध के बाद इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह घिरती दिख रही है। वो कौन सी दोहरी चाल है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने चुपचाप चला है, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट है। इसकी जरा पड़ताल करेंगे। क्या जाति जनगणना जैसे मामले में बुरी तरह से घिरने वाली बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड वाली सरकार अब एक नई चाल चल के अपने सबसे मुश्किल सवाल को उलझा रही है? स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो अभी अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय मायावती जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे उसी मामले पे था जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों की बेंच ने जो इस पर फैसला सुनाया। और वो फैसला ये था कि क्या राज्यों को जो अधिकार रोके गए थे कि राज्य अपने यहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाले आरक्षण में क्या विभाजन कर सकते हैं क्या, और वो विभाजन इस तरह से रोका गया था। अभी मैं आऊंगा सिलसिलेवार उसकी थोड़ी पेचीदगी बताऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे 2-3 जजमेंट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मायावती जी ने की। मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पूरी बातों को बहुत विस्तार से रखा गया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मायावती जी अपने वास्तविक रूप में आ जाएं तो मुश्किल पैदा कर देगी बीजेपी के लिए, क्योंकि वो एक इमोशन है अपने बहुजन समाज के लिए। राजनीतिक रूप से किसी से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, उनकी राजनीतिक रूप से कमजोर होती स्थिति पर कारण खोज सकते हैं, लेकिन जब बात बहुजन समाज के अपने वजूद पर हो जाए, अपने अस्तित्व पर हो जाए, तो आज भी उसकी सबसे बड़ी नायिका मायावती जी ही। और इसलिए वो भले ही राजनीतिक रूप से आज इतनी कमजोर हो गई कि केंद्र में संसद में उनका एक भी सांसद चुनकर नहीं जा पाया। राज्यसभा में कुछ सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उनका एक विधायक है और उसकी बहुत ठोस और बुनियादी वजहें भी है कि क्यों ऐसी स्थिति हुई और उनके समाज ने क्यों विपक्षी गठबंधन को संविधान बचाने के लिए वोट दिया। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप उनके वजूद, उनके अस्तित्व और उनकी अस्मिता पर चोट पहुंचाएंगे तो वो पूरा वंचित शोषित समाज नाराज होगा। और अगर उनकी एक इमोशन बनी हुई नायिका आदरणीय मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहें कि ये बहुत बुरा हुआ है और केंद्र सरकार इसको तुरंत रोके,
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अगर सड़कों पर उतर जाएं तो इसका असर क्या होगा। आदरणीय मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह का मामला हो या आंध्र प्रदेश सरकार बनाम ईवी चिनैया का मामला हो, ये दो मामले 2004 और 2006 के हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मेरा साफ कहना या मेरा विश्लेषण इस पूरे मामले में यह है कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, इन दोनों पर कोई भी फैसला लेने के पहले मेरा एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजों से होगा और मेरा सवाल उन तमाम लोगों से होगा जो इसकी पैरोकारी कर रहे हैं कि वो कौन से आंकड़े हैं जिसके आधार पर आपने क्रीमी लेयर लागू किया, लागू करने की पैरवी कर रहे हैं। वो कौन से आंकड़े हैं जिसके आधार पर आप उपवर्गीकरण करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आंकड़े सरकार, राज्य सरकारें जुटाएंगी। बिना जातिवार जनगणना के राज्य सरकारें कैसे आंकड़े जुटाएंगी? और अगर बिहार की राज्य सरकार जातिवार जनगणना कराती है, उसके बाद आंकड़े जुटाती है, आंकड़ों को सार्वजनिक करती है, आरक्षण की सीमा को बढ़ाती है, तो क्या उसके बाद उस आरक्षण को वहां के हाईकोर्ट ने रोका नहीं? क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वकालत सुप्रीम कोर्ट तक उस बढ़ाए हुए आरक्षण के खिलाफ नहीं हुई? क्या यह बात अब किसी से छिपी है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जातिवार जनगणना का विरोध कर रही है? जनगणना ही नहीं होने दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि अगर बिना जातिवार जनगणना की जनगणना करा लेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। धर्म की उनकी राजनीति को जाति की राजनीति भीतर से चुनौती देती है, क्योंकि जातियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी जब सवाल उठाते हैं कि उनके साथ हकमारी, अन्याय और गैर बराबरी तो उनकी हिंदू पहचान के लोगों ने किया है, तो मुसलमान की तरह उन्हें आतंकवादी और दो दाढ़ी टोपी देखकर लिंचिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जातिवार जनगणना पर खामोश होकर के उसका विरोध कर रही है। और वो सरकार जानती है कि जातियों के नाम पर अगर राजनीतिक गोलबंदी हुई तो वो हक और अधिकार की लड़ाई तक जाएगी, जातिवार जनगणना के सवाल तक जाएगी, मंडल कमीशन की सिफारिशों तक जाएगी, और तब बीजेपी की राजनीति भीतर से ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए बीजेपी उतना ही जाति का इस्तेमाल करती है ताकि जातियों को या तो आपस में लड़ा दो और लड़ाकर कुछ नाराज जातियों का वोट अपनी तरफ ले आओ। लेकिन जब वो नाराज जातियां वोट देकर प्रचंड बहुमत की सरकारें बनवा देते हैं, उसके बाद भी कोई ऐसा काम नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं करती है कि उन्हें लंबे समय तक अपने साथ टिकाए रखे। और इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार का अहंकार टूटते हुए 240 पर आकर टिक गया। इसे इस रूप में समझा जाए कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद ने, बीपी मंडल के मंडल कमीशन की सिफारिशों ने, मनोकांक्षी राम के आंदोलनों ने, मरहूम नेताजी से लेकर के रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, करुणानिधि और तमाम सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने जो लड़ाई लड़ी, उसने इस देश को सबका देश बनाने की कोशिश की। और वो रास्ता भारत के संविधान ने दिखाया। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 340, जिसमें ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 आरक्षण को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसका खाका देती है। आरक्षण केवल दो जगह लागू है, सरकारी शिक्षा में, सरकारी रोजगार यानी नौकरियों में। इसके अलावा एक पॉलिटिकल आरक्षण है जिससे सांसद और विधायक चुने जाते हैं। पूना पैक्ट के बाद जब महात्मा गांधी ने इस बात का भरोसा और यकीन दिलाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कि हम आपके लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, तो आरक्षण की व्यवस्था, लेकिन वो आरक्षण की व्यवस्था इतनी कमजोर साबित होगी, इसका यकीन, इसका उम्मीद किसी ने नहीं किया था। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर को यह बात पता थी, उन्होंने इस बात की आपत्ति भी दर्ज की, लेकिन आज तक 2024 में जब भारत राष्ट्र आजादी का अमृत काल मना रहा है, तो मेरी तरफ से एक सवाल इस देश के राष्ट्र से, तो मेरी तरफ से ये सवाल पूरे राष्ट्र से है
कि कोई एक संस्था ऐसे आप बता दीजिए जिसमें आबादी के अनुपात में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग अपनी आबादी के अनुपात में पूरे हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं। आरक्षण लागू हुआ तो पहले आरक्षण जब तक नहीं लागू था तब तक वो कोई लोग वहां थे ही नहीं, थोड़े से मुट्ठी भर लोग विश्वविद्यालयों में, जुडिशरी में, मीडिया में, अधिकारी बनने में, वकील बनने में, डॉक्टर इंजीनियर बनने में, देश चलाने में शामिल थे। आरक्षण जब दिया गया तो इस आधार पर दिया गया कि सामाजिक वंचना जब हजारों साल से इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पेशे के आधार पर हिकारत देकर के बनाई गई, जाति व्यवस्था बनाई गई, और जिन्होंने हाथ से मेहनत किया, श्रम किया, उस मेहनत और श्रम में सम्मान की बजाय उन्हें अपमान किया गया, बहुतों को अछूत बना दिया गया, बहुतों को जातियों के नाम पर गालियां बना दी गई और उनको तिरस्कार दिया गया। नया भारत जब बनना था, भारत का संविधान बना, तो इस बात का वादा किया गया था इस देश के नागरिकों से कि हम आपको आप देश चलाने में भी शामिल करेंगे। संविधान सभा के बहसों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया। उनके तर्क ये थे कि जिनकी वंचना सामाजिक आधार पर हुई है, सांस्कृतिक आधार पर हुई, जाति के नाम पर उनको गरीब रखा गया, जाति के कारण उनको अवसरों से वंचित किया गया, जाति के कारण उनको अपमान दिया गया, जाति के कारण उनको हाशिए पर ढकेला गया। तो आरक्षण जब देंगे तो जाति के नाम पर देंगे, क्योंकि सबकी जड़ में अगर एक एक चीज है तो उसी पर हमला करेंगे, बाकी चीजें अपने आप रिफॉर्म होंगी। अगर इस देश में जाति व्यवस्था टूटती तो सामाजिक गैर बराबरी भी कम होती, आर्थिक गैर बराबरी भी कम होती, सांस्कृतिक गैर बराबरी भी कम होती। क्योंकि आज भी अगर इस देश में आप गरीबों की और जातियों की एक नक्शा बनाकर सूची बनाए और दोनों को ओवरलैप कर दें तो 90% गरीब, कमजोर, वंचित उसी 90% एससी, एसटी, ओबीसी तबके से आएंगे। तो टूल है जाति व्यवस्था, इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया, आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया। और यह आर्थिक आधार पर देने का तर्क तो गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट में है, और वो ये कहते हैं कि आर्थिक गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। गरीबी के आधार पर तो देश में कई नीतियां हैं। तो मायावती जी ने भी इस पूरे बहुजन आंदोलन की वैचारिकी को साझा किया है और यह बात कही है कि अगर उसके बाद एक पहचान थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, सामाजिक वंचना, ट्राइब की अपनी पहचान, तो उसका वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं? और अगर आप वर्गीकरण करते हैं तो आधार क्या है आपके पास? केवल चट्टी चौराहे का वो तर्क, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, इतना पीड़ा हो रही है, यहाँ जज का बेटा जज बने जा रहा है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बने जा रहा है, लेकिन वो सवर्ण है इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। तो बात ये होनी चाहिए कि न्याय अगर हो तो वो जाति देखकर कैसे हो सकता है? कोई नियम आप बनाएंगे तो जाति देखकर या तो सुधार का नियम बनाएंगे ना। दवाई आप कब खाते हैं? जब दवाई की जरूरत होती है। अब दो आदमी बैठे हैं, एक आदमी बीमार है, बीमार किया गया है, उसको पेट भर खाना नहीं मिला है, उसके बदन में खून कम बना है, ग्लूकोज उसको चढ़ रहा है और बगल वाला रोने लगा, हमको कहां नहीं ग्लूकोज चढ़ रहा है। अरे चढ़ेगा तो मर जाओगे, ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि तुम ओवर रिप्रेजेंटेड हो। इतनी सी बात, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको अलग से विशेष चीज खाने को दी जाती है, ये नहीं कि उनको दूध गिलास दे दिया, हमको नहीं दिया। ऐसा कहने वाला अमानवीय, अबोध और मूर्ख कहा जाता है। इस देश में जाति व्यवस्था के साथ यही हुआ। और 7 जज बैठ करके हम तो पूरे सम्मान के साथ उनसे सवाल पूछते हैं, मिलॉर्ड वेयर इज द डेटा? आंकड़े कहां है मान्यवर? कितने % लोग क्रीम हो गए, किस पद पर, किस तारीख से, कितना आंकड़ा उनका है? जरा इस देश को आप बता दें। हम क्रीमी लेयर भी मान लेंगे, हम उपवर्गीकरण भी मान लेंगे, लेकिन वेयर इज द डेटा? आंकड़े कहां हैं? ये चुटकुला सुनाने वाले लोगों ने जो तर्क देना शुरू कर दिया कि गरीब कमजोर तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है, गलत। आदरणीय मायावती जी ने भी इस बात को कहा
कि दरअसल सीटें खाली रह जाएंगी, पहले नॉट अवेलेबल, फिर नॉट फाउंड सुटेबल, और अब इतना बांट दो आरक्षण को कि वहां पर भी नॉट अवेलेबल रहे, नॉट फाउंड सुटेबल रहे, और सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। वेयर इज द क्रीम? कहां है वो क्रीम जिसके लेयर माननीय मिलॉर्ड लोग बना रहे हैं? ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर आई वो भी एक फ्रॉड था। असल में कोई क्रीम जैसी चीज है नहीं। क्रीम जैसी चीज है तो जाति जनगणना करके जरा बताया जाए कि कितने लोग वास्तविक में क्रीमी लेयर, थोड़े से राजे महाराजे होंगे, थोड़े ताकतवर लोग होंगे, उनको चिन्हित कर लो। 8 लाख में ईडब्ल्यूएस से गरीब हो गए और 8 लाख में ओबीसी में अमीर हो गए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? ये कम से कम देश चलाने में आंकड़े, तर्क, तथ्य होते हैं। हमारे मन में कह रहा है कि नहीं, गरीब का बेटा को आरक्षण नहीं मिल रहा है। कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी आरक्षण मिल जाए दूसरा को नहीं मिलना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो, अच्छा एक पीढ़ी को जिसको आरक्षण नहीं मिला उसकी जाति को बांट रहे हो आप। अच्छा उत्तर प्रदेश में जाटव, पासी, धोबी 3-4 बिरादरियां हैं। ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयरी, अहिर, इस तरह की 3 बिरादरियां हैं। कहां से आंकड़े हैं, कितना बांटेंगे? और जो बाकी बचेंगे उसका रोस्टर में पद कौन सा आएगा? हम बार बार एक चीज समझा रहे हैं, अगर रोस्टर ऐसा बनेगा तो आदिवासी को 14वां पद मिल रहा था, आदिवासी 2 भागों में बांटे जाएंगे, तो पहला पद ही उन्हें अगर 14वां 15वां मिलेगा तो नया दूसरा कैटेगरी जो बनेगी उसमें तो 30-35 नंबर पर उसका पद आएगा। और कितनी वैकेंसी आजकल सरकारी आ रही है जिसमें 30-35 पोस्ट आ रही है। तो वो पोस्ट किसको मिलेगी? जिसके लिए आप आरक्षण बांट रहे हो, उप वर्गीकरण कर रहे हो, उसका नंबर कब आएगा, कितने साल बाद आएगा? इस पेचीदगी को असल में लोग नहीं समझते। आखिरी में मायावती जी ने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस पूरे मुकदमे में क्या पक्ष रखा, वही पक्ष असल में नरेंद्र मोदी सरकार का माना जाएगा। केंद्र सरकार के जो मुख्य महाधिवक्ता हैं उनका पक्ष, सॉलिसिटर जनरल का पक्ष तो नरेंद्र मोदी का पक्ष माना जाएगा, और वो पक्ष में है कि उपवर्गीकरण और क्रीमी होना चाहिए। तो सरकार पर सीधी उंगली उठती है और सरकार इस बात को जवाबदेह होगी कि आप अगर बांटेंगे तो उसके अस्तित्व, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वजूद और अस्तित्व पर हमला है। और नरेंद्र मोदी सरकार को मायावती जी ने ये इशारे इशारे में कहा कि सत्र चल रहा है, अध्यादेश ले आओ, रोको। राज्य अगर कल को बनाने लगे उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर तो फिर इस देश में मुश्किल हो जाएगी। और अगर मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है तो बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, खासकर बीजेपी को। चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो चिराग पासवान जन के पिता रामविलास पासवान भी आखिरी वक्त तक कहने लगे थे कि आजकल सवर्ण लोग भी जो है खेत में हल चला रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल जाना चाहिए, अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज चिराग पासवान उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि पता है अगर क्रीमी लेयर लागू हुआ तो चिराग पासवान जी अपनी सीट पर लड़ नहीं पाएंगे। खेल समझिएगा। बीजेपी के जितने भी सांसद एससी और एसटी हैं वो अपने अपने सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे अगले बार चुनाव में। खत्म, फिनिश, टाटा। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे कुछ लोग वर्गीकरण का समर्थन करते हैं और उन्होंने किया, लेकिन वर्गीकरण के लिए भी तो आंकड़े चाहिए होंगे ना। बिना जातिवार जनगणना के वर्गीकरण होगा कैसे? ये सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। आप जातिवार जनगणना करा नहीं रहे, आप आंकड़े दे नहीं रहे कि वेयर इज द क्रीम, क्रीम कहां है? विश्वविद्यालयों में 5% भी प्रोफेसर उनके बने नहीं और उनको भी तुम बांटने चले हो कि सीटें वैकेंट रह जाएंगी। रोस्टर में वो सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगी अगर ये सब डिवीजन हुआ, सब कैटेगराइजेशन हुआ। अगर और क्रीमी लेयर हुआ तो सारे प्रोफेसर इसके लाभ से बाहर हो जाएंगे, समाज बढ़ जाएगा, समाज कमजोर हो जाएगा। कमजोर को कमजोर से लड़ा दो, बांटो और राज करो। ये असली पेच है। तो एनडीए के सामने मुश्किल होगी कि रामदास अठावले मंत्री हैं केंद्र में, चिराग पासवान मंत्री हैं केंद्र में, अनुप्रिया पटेल
मंत्री हैं केंद्र में, तमाम और एससी एसटी नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब इम्तिहान और अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की होने वाली है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो बहुजन संगठन तो कह रहे हैं 2 अप्रैल का भारत बंद जैसा बंद हो जाएगा। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ही था, वहां भी कोर्ट के जरिए कहा गया था एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में बदलाव कर दिया जाए, गिरफ्तारी डायरेक्ट नहीं होगी, पूरा समाज सड़क पर उतर है। और वो समाज खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को आप बांट दो, ओबीसी को आप कुछ भी कर दो, ओबीसी अभी सोया हुआ है, अभी थका भी होगा, कांवड़ वड़ लेके बहुत सारे आए होंगे, सारे नहीं। ये फेक और गलत बात है कि केवल ओबीसी कांवड़ लेके आता है, उसमें दलित भी जाते हैं, पिछड़े भी जाते हैं, आदिवासी भी आजकल जाने लगे हैं, सवर्ण भी जाते हैं। हाँ, वो वाले जाते हैं जिन जो जो कोई मतलब, अब उसमें क्या टिप्पणी की जाए कि मतलब कांवड़ लेने के बाद जब वो जल चढ़ा लेते हैं तो क्या करते हैं। मेरी चिंता ये है, स्कूल गए कि विश्वविद्यालय गए कि नौकरी गए, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने वकील, कितने प्रोफेसर, कितने पूंजीपति के बच्चे, अधिकारी के बच्चे, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लोग, वो नहीं गए होंगे। तो बहुसंख्यक लोग उधर शिफ्ट हो गए, लेकिन ओबीसी को आज तक पता ही नहीं कि क्रीमी लेयर ने उनका कितना बड़ा नुकसान कर दिया, और क्रीमी लेयर के बाद भी ओबीसी में उपवर्गीकरण होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार की चिंता केवल यह है कि जिस जाति की संरचना पर जब राजनीति खड़ी हो जाती है तो धर्म की संरचना टूट जाती है। तब धर्म के नाम पर तो मुसलमान को विलन बना लेते हैं आप, टोपी देखकर इसके फ्रिज में क्या है, मार दो इसको, खत्म कर दो, ये ट्रेन पे जा रहा है इसको इतना उतार के मार दो, ये गाय लेके जा रहा पीट दो, मार दो। आसान है, फड़फड़ाती है नसें। हिंदू ही हिंदू से पूछेगा कि हमारा प्रोफेसर काहे नहीं, हमारा आरक्षण काहे नहीं, हमारे डॉक्टर कहाँ है, हमारे इंजीनियर कहाँ है, और तुम हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, हमारी पहचान के ऊपर हमला कर रहे हो, तब क्या कहोगे। बीजेपी यहां मुश्किल में गिरती है। बीजेपी आज अगर सबसे ज्यादा परेशानी में है तो जातिवार जनगणना जैसे मुद्दों के सामने, और ये मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हो सकता है ओबीसी एससी एसटी अगर गोलबंद होकर के जातिवार जनगणना के लिए सड़क पर उतर गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार अब दुधारी तलवार चला रही है। एक तरफ तो वो इस पूरे प्रकरण को अपने सॉलिसिटर जनरल के भेज करके ऐसा फैसला करवाती है, इसमें तो केंद्र सरकार मानी जाएगी। अगर आप इस फैसले के समय अपना पक्ष नहीं रखे तब भी दोषी आप हैं, और अगर आपने इसी पक्ष में रखा है, समर्थन किया, तब भी आप दोषी हैं। तो वो ये चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी तीनों को कैटेगरी में बांट बांट के आपस में लड़वा दो। ये सारे आपस में लड़ेंगे तो जातिवार जनगणना की मांग खत्म हो जाएगी, और अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हम अपने सबसे मुश्किल सवाल से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये तीनों एकजुट हो गए तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल पैदा भी कर देंगे। इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण को कह रहा हूं कि ये एक दोधारी तलवार है जिसमें बीजेपी बुरी तरह से चाल चल रही है। अब सारा इम्तिहान इस देश के विपक्षी दलों का है, कांग्रेस पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, तृणमूल कांग्रेस का है, महाराष्ट्र की पार्टियों का है, स्टालिन की पार्टी का है, कि अगर आपने इस खेल को पकड़ लिया, आप इसके पीछे की साजिश को समझ गए कि ये जो क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण आया है, यह आरक्षण की मूल भावना पर हमला है, आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना रहा है, आरक्षण को सामाजिक वंचना की बजाय आर्थिक वंचना का धारणा में तब्दील कर रहा है, और एक दिन यह इन सारी जातियों को आपस में लड़ा देगा, और कुछ दिन बाद फिर फैसला आएगा कि हर तरह का एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म किया जा रहा है, अब 50% ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस देश में लागू होगा। अगर इतने दूर तक के विजन को आप समझ पा रहे हैं, बिना जातिवार जनगणना के रिप्रेजेंटेशन घटेगा, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन होगा तो रिप्रेजेंटेशन घटेगा। अगर इस पूरी साजिश को विपक्षी दल समझ पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार के लिए सबसे मुश्किल दिन आने वाले हैं। और अगर ये विपक्षी दल इस बात को समझ नहीं पाए, एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक प्रतिरोध खड़ा नहीं कर पाए, तो उस समाज के वंचित 90% लोगों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब इम्तिहान ये है कि बुरा दिन किसका आता है और कौन अपने अच्छे दिन के लिए संगठित होकर लड़ पाता है।
आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको भी इसमें मजा आता है कि देखो देखो ये चाहता नहीं है कि सबसे कमजोर को आरक्षण मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी मलाई कुछ लोग खा रहे हैं, तो मेरा एक होमवर्क लेते जाइए, मुझे आंकड़े बताइएगा, कितने परसेंट किस पोस्ट पर, किस राज्य में, किस जाति के लोग कितने परसेंट मलाई खा रहे हैं, क्रीमिलेयर। राइट डाउन योर होमवर्क फ्रॉम माई साइड। ओके, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।